जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्या हाल चाल? ठीक ठाक? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन है, अब देख रहे हैं आप एक सीरीज है और एक सीरीज का क्यूब दिया, तो बहुत ज्यादा क्यूब नहीं है, मात्र आपका क्यूब कितने तक है? तो 9 तक है। तो आप इसको लिख कर भी कर सकते हैं, सिंपल तरीका से लिख कर ही कर लीजिए। एक का क्यूब एक, दो का क्यूब होता है 8 माइनस 8, ये 3 का क्यूब 27, और ये 4 का क्यूब माइनस में है 64 होगा। उसके बाद 5 का क्यूब प्लस में होगा 125, और 6 का क्यूब जितने भी सम संख्या है वो माइनस में है। तो आप 6 का क्यूब हो जाएगा 216, और 7 का क्यूब होगा 343, 8 का क्यूब होगा 512, और 9 का क्यूब लास्ट में होगा 729। ये सही है या गलत है? माइनस वाला संख्या प्लस वाले को एक साथ जोड़िए। 1, 27, 125 और 343 और 729। जो प्लस वाले संख्या है उसको एक साथ जोड़कर मुझे बताएंगे तो 1225 होगा, और माइनस वाले संख्या अगर सबको जोड़ेंगे तो ये 800 होगा। सबको एक साथ जोड़े, ये घटा देंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों, 25 हो जाएगा, ये 425। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। बोला गया है कि निम्नलिखित में अनुक्रम का कौन सा पद 128 होगा? तो ये जो पद जो देख रहे हैं आप, ये 2 है, ये 2√2 है, ये 4 है। 4 को आप क्या लिख सकते हैं? तो सर जी इसी तरीका से ये जाते रहेगा। 128 बोला गया है तो ये जीपी में है, तो टी एन जो जीपी में होता है ए प्लस में आर पे पावर एन माइनस 1, लगा 128 होना चाहिए। अंतिम पद 128 है, और ए मतलब पहला, और कॉमन डिफरेंस मतलब इसमें इसको भाग देंगे, √2 होगा। √2 पर पावर n माइनस 1, इससे इसको काटेंगे तो 6 64 होगा। तो 64 होता है 2 की पावर 6, 64। ये हो जाएगा √2 पर पावर n माइनस 1। इसको लिख सकते हैं √2 की स्क्वायर, और पहले से पावर 6 था, √2 पर पावर n माइनस 1। दोनों की बेस समान है, पावर इक्वल हो जाएगा। तो n माइनस 1, 6 दूनी 12, ये इधर जाएगा, n की मान हो जाएगा 12 और 1 13, 13वां पद। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा बच्चे? सी। आगे बोला जाता है, यदि समीकरण ये दिया गया है, इनके मूल्यों के अनुपात दिया गया है, तो कौन सा समीकरण सत्य है? मूल्यों के अनुपात दिया गया है तो आप जानते हैं मूल्य में मान लीजिए कोई कांस्टेंट मान लीजिए 2k 3k, तो सर जी मूल्यों का योग होता है, आप मूल्यों का योग जोड़ेंगे 2k और 3k 5k होता है। मूल्यों का योग माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए कितना होगा? माइनस 2b बाय ए कितना है? 3a। ये है, ये हो गया। साथियों आप एक बात मुझे बताएंगे, मूल्यों का गुणनफल, तो मूल्यों का गुणनफल कितना होगा? 3 दूनी 6, k इंटू के स्क्वायर, ये हो जाएगा c बाय ए। तो c है और a कितना है? 3a है, 3a है। मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताएंगे k को इधर भेज देंगे तो k ये हो जाएगा -2b 5 3 15 a। सर जी k की मान इसमें रख देंगे, रखेंगे 6k की मान अगर यहाँ पे रखेंगे तो माइनस में 2 है तो 2 की स्क्वायर कितना होगा? 4b स्क्वायर। 15 की स्क्वायर करोगे 225 a स्क्वायर, ये हो गया। इसकी मान यहाँ पे रखे तो, और यह स्क्वायर में था तो इसको स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा? तो c बाय 3a, तो a से a स्क्वायर कटेगा एक बार में, 3 से कटेगा ये वाला, 7 तिया 21 5 तिया 15, ये इधर लेके जाओगे तो ये और कट रहा है क्या? जी सर जी, 3 से काटोगे तो 2 होगा, 3 से काटोगे 25 होगा। ये ए बचा हुआ है उधर लेके जाओगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बी स्क्वायर, ये 25 25 ए, और ये वाला सी, ए सी, 8b स्क्वायर बराबर 25 ए सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बोला गया, एक बैग में 5 काले 4 सफेद मोजे हैं। एक आदमी 2 मोजे निकालता है, दोनों मोजे एक ही रंग के होने की प्रायिकता बताइए। बोलिए टोटल मोजे कितने हैं? 5 4 9, 9 में से 2 मोजे निकाले एक ही रंग का, यह तो काला होगा यह तो सफेद होगा, यह मतलब प्लस होता है।
5 में से 2 मौजा काला ही होगा, या 4 सफेद है तो 4 में से 2 मौजा अगर निकालेगा, यह का मतलब प्लस, ये भी सफेद ही हो सकता है, दोनों एक ही रंग का हो। तो 5C2 का अगर सॉल्व करोगे तो 5 गुना 4 नीचे में 2, प्लस में 4 को सॉल्व करोगे 4 गुना 3 बटा में 2, नीचे में 9 गुना 8 बटा में 2। तो इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे 2, इसको काटेंगे तो 4, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 9 चौके 36, ये हो जाएगा 16 बटा 36। इसको अगर काटते हैं 4 चौके 16, 9 चौके 36, तो 4 बटा 9 होगा। क्या होगा बच्चे? 4 बटा 9। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। आगे बोला गया साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर में 2, तो साइन पर पावर 8 थीटा बराबर प्लस में कॉसेक पर पावर 8 थीटा की मान क्या होगा? इसकी मान बताना है मेरे प्यारे साथियों। इसको कुछ नहीं समझना है, इसको x मान लो, ये साइन के उल्टा है तो इसको समझ सकते हो आप, अलजेब्रा में पढ़े होंगे 1/x, तो कॉस का उल्टा कॉसेक होता है 2, तो ये तभी पॉसिबल है जब x की मान 1 हो। यहाँ भी 1 1 1 2, उसके अलावा ये कभी भी 2 पॉसिबल नहीं होता है। सेम रिवर्स जोड़ोगे तो 2 तभी पॉसिबल होगा। अगर x की मान 2 1 है, इस मतलब इसका मतलब ये पूछा x की पावर 8 1/x की पावर 8, तो अगर x की मान 1 है, 1 पे पावर 8 करोगे 1 होगा, 1 की पावर 8 करोगे 1 प्लस 1, इसकी भी मान 2 होगा। तो याद रखना ऐसी संख्या में अगर इसकी मान 2 दिया रहे तो किसी भी कुछ भी पावर रहे, कुछ भी पावर रहे, इसका आंसर हमेशा 2 ही होता है। इसका आंसर हमेशा कितना होता है? 2 ही होता है साथियों। बोला गया निम्न सारणी में 250 से 300 के मध्य के आंकड़ों ज्ञात करना है। तो सर जी माध्य के आंकड़ा अगर ज्ञात करना है, आंकड़ों की संख्या दिया गया है 200 से अधिक, ये 250 से अधिक, ये 200 और 250 से अधिक और 300 से अधिक। साथियों ऐसे क्वेश्चन में ये जो दिया गया ये संचयी बारंबारता दिया गया रहता है। साथियों अब आपको निकालना है 200 और 300 के 50 के, 250 और 300 के मध्य में। तो 250 से जो डाटा है 38 और 300 से अधिक है 15, तो सीधा सीधा 38 में से 15 जब घटा दोगे ना तो ये 250 और 300 के बीच में जो डाटा आएगा वो हो जाएगा। सर जी इसको घटाते हैं तो ये 3 होता है, इसको घटाएंगे 2, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 23। आपको कुछ करना भी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे अधिक अधिक वाला रहे, और नहीं तो सर मैथ और साइंस का क्लास एक ही साथ चल रहा है, 8:30 बजे से मैथ्स होता था, पता नहीं साइंस का क्लास कब कब से चल रहा है जी, ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसको अगर बेसिक से बनाते हो तो 200 से 250 वाली संख्या इसमें आएगा, आगे 200 से 50 से 300 वाली संख्या इसमें आएगा, फिर ऐसे करके फिर ये जो है ये संचयी बारंबारता, आप जानते तिरछा जुटता है, तो तिरछा संचयी बारंबारता में जुटता है, तो सीधा सीधा इसमें से इसको घटा देंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, तो जो हमारा जो डाटा आ जाएगा ये दोनों के बीच वाली डाटा आएगा। बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 250 और 300 के बीच में आ जाएगा। बस इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। आगे बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन 2 वर्षों तथा 3 वर्षों में मिश्र धन इतना रुपया से इतना रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन माने ये पी रुपया है, मूलधन पी रुपया है, 2 वर्ष का अगर समय दोगे तो ये हो गया इतना, और यहां से यहां अगर 3 वर्ष का समय देंगे तो ये हो गया कितना, इतना। सर यहां से यहां 2 वर्ष, यहां से यहां 3 वर्ष, तो यहां से यहां कितना सर जी 1 वर्ष, कितना लगा 1 वर्ष, 1 वर्ष लगा। साथियों जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में पैसा गुना में बढ़ता है, यहां से यहां 2 वर्ष में ये बढ़कर हो गया, तो यहां से यहां 3 वर्षों में यहां ये बढ़कर हो गया, तो यहां से यहां कितने वर्षों में 1 वर्ष में, तो देखो कितना गुना पैसा बढ़ा है, चक्रवृद्धि ब्याज में कितना गुना पैसा बढ़ा है। रेट निकाल सकते हो कितना रेट बना, रेट से भी बना सकते हो, लेकिन हम चाहते कितना गुना पैसा बढ़ा है। सर जी गुना पैसा निकालने के लिए बड़ी मान में से बड़ी मान में छोटी मान से भाग देंगे। सर जी आप देख पा रहे हैं कि सर जी ये सीधा सीधा है, ये 10 बार में कटेगा, ये 11 बार में कट जाएगा, 11/10 गुना होगा। तो सर जी 1 साल में पैसा 11/10 गुना होता है, ये 2 वर्षों में ये हुआ,
तो P रुपया को 11/10 गुना 11/10, यहाँ से यहाँ रेट भी निकालोगे तो 10% आएगा। ये इतना बना ब्याज, बट्टा में इतना करेंगे, गुना में 100 करेंगे तो आपका 10% रेट आएगा। तो 2 साल में आप P का 11/10 11/2 करेंगे तो आपका मूलधन ये कितना हो जाता है, तो इतना हो जाता है। सर इसको काटेंगे, सर जी ये 880 इधर लेके जाओगे, P बराबर में हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, A। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे बुआ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे क्या होगा, ये बताइए बुआ। ये कुछ नहीं बोला गया है, सीधा सीधा बोला गया है कि O केंद्र वाला है, O और Q बराबर है QR का, ये बराबर है। बोला गया QRO ये कोण कितना डिग्री है, 15 डिग्री है। अब बोला गया है एंगल QOP इस एंगल का। मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप मुझे बताने की प्रयास करेंगे, ये त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, तो जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर रहता है उसका दोनों कोण बराबर, ये 15 तो ये भी 15 होगा। और इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण, तो ये 15 15 कितना हो जाएगा, दोनों कोणों का योग 30। और ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर, ये 30 तो ये भी 30। तो एक त्रिभुज की टोटल एंगलों का योग होता है 180 डिग्री। आप मुझे बताइएगा ये अगर 30 ये 30 तो 30 30 60, तो ये कितना होगा 120। तो आंसर हो जाएगा 120। जिस एंगल की मान पूछा वो कितना होगा 120 होगा। 184 का करवा दीजिए सर। ठीक है बच्चे करवा देंगे, देख लेते हैं। तो सर जी 3 साइन थीटा माइनस में 5 साइन थीटा की मान 3 है, तो 5 साइन थीटा प्लस में 3 साइन थीटा, मतलब यहाँ पे प्लस हो गया, ये 5 यहाँ आ गया, ये 3 यहाँ चला गया। सर कैसे करेंगे, सर इसी क्वेश्चन में सर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। जैसे होल स्क्वायर करेंगे ये, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 5 25 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या होगा, तो माइनस में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। और 3 के स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 3 के स्क्वायर क्या होगा बच्चे 9 होगा। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। यहां पे 9 को बाहर रखने दीजिए, और ये 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किए, ताकि आपको अभी पता चलेगा, ताकि ये दोनों आपस में मान चेंज हो जाएगा। देखना कैसे होता है। इसको लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसको रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 9। ठीक है बच्चे, इसको अंदर गुना करोगे तो ये 9 होगा, माइनस में 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये 25, अंदर गुना होगा, माइनस में 25 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक में गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, माइनस में 30 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर में 9। ये 9 से ये 9 कट गया, इधर क्या हो गया, जब कट जाता तो 0 हो गया। तो माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 साइन ये 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस 25, ये हो जाएगा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये माइनस 25 उधर चला जाएगा, इसको शकल देखो, इसका शकल देखो, इसका शकल देखो, ये क्या है, तो सर जी 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 30 साइन थीटा, मतलब ये 3 का स्क्वायर है 9, और ये 5 के स्क्वायर है। तो सर जी इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर लगा सकते हो, क्या हो जाएगा, तो 5 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर में ये माइनस वाला 25 उस और जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा। सर जी इसको आगे लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा इंटू 3 कॉस थीटा बराबर में प्लस माइनस 5 होगा। स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी मान जो होगा 5 साइन थीटा प्लस कॉस 3 कॉस थीटा के मान हो जाएगा प्लस माइनस 5।
आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब इसको दो ग्रुप में बांट लेते तो ही जाके सॉल्व होगा। तब तक इसका हर का परमेकरण करना है जब तक कि पूरा हर में परमेकरण ना हो जाए। सर जी यहां से दो भागों में बांटे और बांटने के बाद ये हो जाएगा √3 √5, ये प्लस में 2 √2। ऊपर नीचे हर का परमेकरण कर दो। सर जी 3 + √5 और बीच में माइनस लगा दो 2 √2। नीचे में भी वही 3 प्लस में √5 माइनस में 2 √2। सर जी इसको अगर गुना करोगे तो सीधा सीधा तो ये गुना हो जाएगा क्योंकि ये पूरे में है ना। ये पूरे में 12 से गुना करोगे 12 × 36 प्लस में 12 √5, ये गुना करोगे 12 दूनी 24, 24 √2। नीचे में होगा a + b, इसको a मानो, ठीक है। इसको a + b और इसको a और b, a - b क्या होता है a² + b², ये दोनों के स्क्वायर हो जाएगा a² + b²। इसकी स्क्वायर करोगे 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 √5 माइनस में ये क्या हो जाएगा 2 4 दूनी 8, इसके स्क्वायर करोगे तो ठीक है बच्चे। आप मुझे बताएंगे यहां से क्या कॉमन हो सकता है। सर जी ये आप इसको घटाएंगे तो 1 6, अगर 6 को ऊपर कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचेगा 6, ये क्या बचेगा 2 √5, ये क्या बचेगा 4 √2 और नीचे में क्या हो जाएगा। सर जी इसमें से अगर ये घटाते 1 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच रहा है 1, ये क्या हो जाएगा 1 6 6, ये क्या होगा 5, ये होगा, इससे ये कट जाएगा। अब अभी भी ये ठीक नहीं हुआ, ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना कर दीजिए, ये क्या होगा 6 प्लस में 2 √5 माइनस में 4 √2, ठीक है। फिर ऊपर नीचे आप इसको सीधा करके लिख दीजिए √5 + 1। अब इसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए कंजुगेट से, माइनस साइन से। जैसे √5 से गुना करेंगे इसमें तो जगह 6 √5, इसमें गुना करोगे तो √5 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 होगा। इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 5 दूनी 4 √10। अब 1 से गुना करेंगे तो -6 होगा, -2 √5 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा 4 √2। नीचे में क्या होगा a + b × a - b, 5 के स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 5 में से 1 के स्क्वायर जाएगा 1, नीचे 4 हो जाएगा। कोई कटता है तो काट दीजिए। अब यहां से क्या कर सकते हैं, बड़ा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन दिया है जी। अब बताओ यहां से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो ये वाला 6 √5 में से आप ये चला जाएगा, कितना होगा 4 √5 हो जाएगा। 10 में से ये जाएगा तो क्या होगा 4 6 जाएगा। अब ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं, -4 √10 और ये 4 √2, नीचे में 4 4 सब जगह 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 √5 प्लस में 1 माइनस में √10 प्लस में √2 बटा में 4, 4 से 4 कट गया। अब इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखा जाए तो 1 को आगे कर दो, 1 प्लस में √5 उसके बाद प्लस में √2 और माइनस में √10। देखो ये आंसर कहाँ पे है, 1 प्लस में √5 प्लस में √2, माइनस में आंसर किस में है तो बी में है। आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला किसी समलंब की समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर लंबी है, इनके मध्य की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इनकी क्षेत्रफल दिया गया है, तो सबसे छोटी भुजा बताइए। ये समलंब है, एक भुजा x है तो दूसरी भुजा 6 अधिक है, इसका बीच का दूरी दिया गया है 25 है। तो आप जानते हो समलंब का एरिया होता है 1/2, दोनों समांतर भुजाओं का योग x प्लस में ये इंटू ऊंचाई, ऊंचाई 25 है और यह है कितना सर जी, ये है 750, 750। इससे इसको काटेंगे 25 × 75, ये उधर जाएगा, ये 2x प्लस में 6 और ये 3 दूना 6 60, इधर जाएगा 2x बराबर में 54,
x की मान कितना हो जाएगा 27। पूछा गया सबसे छोटी भुजा, यही x है, कितना हो जाएगा 27। आंसर क्या होगा बी। आंसर क्या होगा बी। आइए बच्चे बोला गया एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। एक घनाभ का जो आयतन है वो घन की आयतन का दुगना, और घन की विमा दिया गया है तो घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताता है। घन की आयतन होता है भुजा क्यूब, और घनाभ के आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो इसका ये दुगना होता है। इससे घन की आयतन जो है घनाभ के आयतन का दुगना है, तो बोला गया घन की आयतन दुगना है। तो घन की आयतन घनाभ के आयतन दुगना है किससे, तो घन की आयतन से, तो ये इससे दुगना है। मानिए अगर ये 4 होगा तो ये 2 हो, तो ये दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना, मतलब अगर इससे ये दुगना है तो इधर 2 से गुना कर देंगे तो आपस में ये दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। सर जिसको काटेंगे तो 4 होगा, 4 हो जाएगा। 6 चौके 24, एक क्यू की मान हो जाएगा ये 3, इसको निकाल के दे दीजिए, ये हो जाएगा 2 गुना 3, 3 निकाल के देंगे 27, 4 दूनी 8, ये हो गया। एक की मान हो जाएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे तो क्या होगा, इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना होगा 3, और इसका क्यूब रूट करेंगे 2, 6। अगर घन की भुजा 6 हुआ तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्या 6a स्क्वायर। 6a की मान है 6 की स्क्वायर। 36 गुना 6 करोगे 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है। टोटल सरफेस एरिया घन की क्या होता है। आइए बच्चे अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब बोला गया इसका सरलतम मान क्या होगा। इसकी सरलतम मान अगर आप देखते हैं तो ये 1 हो गया। साइन को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं। ये 1 माइनस में साइन को लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को, तो सर इसको भी एक फार्मूला के तहत तोड़ सकते हैं। ए को मानो ए स्क्वायर और कॉस को मानो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी नीचे में क्या है 1 प्लस में कॉस ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको इधर भेजेंगे, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे में सॉल्व करेंगे तो नीचे में हो जाएगा साइन ऑफ a इंटू में होगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर a। इसके एलसीएम जब लेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा a माइनस में बी स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में ये जाएगा इधर तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साथियों ये दोनों सेम चीज है, कट जाएगा, तो यहां से 1 माइनस में ये क्या बच रहा है 1 माइनस में कॉस ऑफ ए, और ये क्या होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, तक क्या 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, माइनस में साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या होगा साइन ऑफ ए इंटू में 1 माइनस में कॉस ऑफ ए। साइन स्क्वायर में प्लस माइनस कटेगा 0, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस में 1, ई माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ ए, इससे ये कटेगा तो सीधा सीधा आंसर हो गया कॉस ऑफ ए। कॉस ऑफ ए आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा ई। आगे बढ़ते बोला गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका इतना 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 दिया गया। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 1/2 लिखना, मोड लगाना है, जो कोऑर्डिनेट दिया गया है इससे त्रिभुज रहे पंचभुज रहे कुछ छोड़े सब निकल जाता है। कोऑर्डिनेट को ऊपर नीचे लिख लेंगे, P है और ये Q प्लस R। अगला जो लिखेंगे अगला P है, नीचे में क्या लिखेंगे
तो Q माइनस में R, आगे क्या है माइनस P और R। जो शुरुआत में लिखो हो इसका नियम होता है उसको एक बार और लिख दो, P और नीचे में Q प्लस R, ये हो गया साथियों। अब इसको आप लिख सॉल्व कर सकते हो 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको जैसे गुना करेंगे तब पी क्यू होगा, माइनस में पी आर होगा। इसको ऐसे गुना करेंगे, प्लस करते जाओ पी आर। इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं एरिया, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत। इसको गुना क्रॉस मल्टीप्लाई से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा पी आर माइनस में पी आर। इसको गुना करेंगे प्लस में पी आर, इसको गुना करेंगे माइनस में पी क्यू, और ये हो जाएगा माइनस में पी आर, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, अब इसको ब्रैकेट, अब इधर से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस में पी आर। इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस में पी क्यू माइनस माइनस प्लस पी आर, इसको इसमें गुना करेंगे प्लस में पी आर, ब्रैकेट बंद। अब इसी में एरिया निकल जाएगा, जो कटता है वो काट दीजिए, माइनस पी आर प्लस पी आर खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। 1/2 यहाँ से क्या बचा माइनस में पी आर, इधर से क्या बचा, अगर कोई कटता है तो काट दीजिए, इससे माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ से 3 पी आर बच रहा है, 1 2 3 3 पी आर माइनस में 3 पी आर, ये 1/2, ये क्या हो जाएगा माइनस में 4 पी आर। ये मोड से बाहर निकलेगा तो माइनस वाला चीजें प्लस हो जाता है, क्या होगा प्लस 4 पी आर, 2 से कटेगा 2 तो ये हो जाएगा 2 पी आर। आंसर क्या होगा 2 पी आर, ए हो जाएगा आंसर, क्या होगा 2 पी आर। तो ये ज्यादा आसान तरीका है, ठीक है बच्चे। लगा एक बेलन ए की ऊंचाई बेलन बी के 3 गुने का व्यास बेलन बी का 1/3 है तथा ए तथा बी के आयतनों के अनुपात बताइए। बोला गया है ए, सबसे पहले बताइए एगो बेलन ए की ऊंचाई बेलन बी की ऊंचाई का 3 गुना है, एक बेलन ए है एक बेलन बी है। तो बोला गया है क्या ऊंचाई के बारे में, ए की ऊंचाई बेलन बी से 3 गुना है, इसका ऊंचाई 1 तो इसका ऊंचाई 3। त्रिज्या या व्यास दोनों में अनुपात में बात बराबर ही होता, अनुपात लोगे तो बोला जाता है व्यास, बोला गया व्यास बेलन बी का 1/3 है। तो कौन ए के बारे में बोला गया है, मतलब अगर व्यास बेलन का 1/3 का लगा है बी में, मतलब बी का अगर व्यास हमारा 3 होगा तब बेलन ए का होगा 1, तो इसका बेलन का 1/3 बी का है। तो व्यास रहे या त्रिज्या रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनुपात में, क्यों अगर बट्टा दूध दोगे त्रिज्या बनाने के लिए तो लास्ट में ये अनुपात में कट ही जाता है, ठीक है बच्चे। दोनों की आयतनों के अनुपात बताइए, तो दोनों की आयतन, इसका एक बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1 गुना 1 इंटू एच 3 है, इसका तो सर पाई आर स्क्वायर 1 गुना ए, इसका आर कितना है 3 गुना 3, एच कितना है 1, ये हो गया सर। ये दोनों काटेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा। आयतन का अनुपात क्या आ जाएगा 1:3 होगा। तो ये त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, इसकी केंद्रक तो आप जानते हैं केंद्र क्या होता है x/3, इसका क्या होता है y1 y2 प्लस y3/3, ये होता है। साथियों यदि त्रिभुज का शीर्ष ये दिया गया है, x क्वाड्रेंट अगर निकालना हो तो 4 6 10 प्लस h, 10 प्लस h/3, और इसके निर्देशांक 3 दिया गया, 3 3 9, 9 में से 10 जाएगा -1। अगर y क्वाड्रेंट निकालना हो तो k + 9 9 4 13, k + 13/3 बराबर में 6 6 3 18, तो 18 में से 13 जाएगा
कितना होगा, तो 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। 16 का सी है, 9 4 13। होती है 18। 18 में से 13 जाएगा, 5 बचेगा, सही है। 5 बचेगा, 5 बचेगा। तो h की मान -1 और k की मान 5। आंसर क्या होगा, सी। 5 होगा, हाँ 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 बुआ, 5 होगा, ठीक ठीक। लगा है एक प्रिज्म के त्रिभुजाकार की परिमाप दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और उस त्रिभुजाकार के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तद अनुसार उस, बोला गया उस प्रिज्म का आयतन 270 है, तो प्रिज्म का ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए प्रिज्म का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, तो सर एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, हाइट होता है। मेरे प्यारे बच्चों एरिया त्रिभुजाकार है, और इस त्रिभुजाकार में अंतः त्रिज्या दिया गया है। आप जानते हैं अंतः त्रिज्या बराबर में डेल्टा बाय सेमी पेरीमीटर होता है। तो सर जी, और डेल्टा बाय हो जाएगा, इधर जाएगा सेमी पेरीमीटर में आर बाय एस होगा। तो सर जी डेल्टा मतलब त्रिभुज की एरिया, तो अंतः त्रिज्या दिया गया 3 और परिमाप 15 दिया गया, तो सेमी परिमाप कितना होगा, 15/2। तो ये त्रिभुज की एरिया हो गया, मतलब जो बेस है वो त्रिभुज है और उसकी एरिया है 3 गुना 15/2, और इंटू ऊंचाई मुझे मालूम नहीं, और है कितना, ये 270। इसकी आयतन, प्रिज्म की आयतन 270। सर जी अगर 3 से काटेंगे तो 9 होगा, 90, 15 छक्का 90। एच की मान 6 दूनी 12। ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, 12। आंसर हो जाएगा सी। ऊंचाई हमारा हो जाएगा सी। बोला गया किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का अर्ध व्यास, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या ही होता है, 12 और 16 है, आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचा पर। बोला गया आधार के समांतर एक समतल द्वारा शंकु की वृत्ताकार अनुप्रस्थ का अर्ध व्यास क्या होगा। कहने का मतलब इसका है कि एगो शंकु है, और इस शंकु की टोटल ऊंचाई हम देख पा रहे हैं तो 12 है, और इसकी त्रिज्या देख पा रहे हैं तो कितना है, 6 है। बोला गया इससे 3 सेंटीमीटर एक वृत्ताकार, मतलब इसको काटा गया, या मानो इससे नीचे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आधार के समांतर समतल द्वारा शंकु का वृत्त अनुप्रस्थ अर्ध व्यास, मतलब अर्ध व्यास क्या होगा, माने यहां से यहां इसको काट दिया तो इसकी इसकी त्रिज्या क्या होगा, इसकी त्रिज्या। एक बात ध्यान से गौर से समझना, हम जो बताना चाह रहे हैं, ये एक त्रिज्या आर मानो, छोटी आर, तो बच्चे एक ये त्रिभुज बनता है और एक ये बड़ा त्रिभुज, आपस में ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, तो सिमिलर होता है। क्यों, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये समांतर है, तो दो लाइनें समांतर है, तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा, और ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो देखो ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज आपस में क्या होगा, सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर होता है तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होता, पूरा 12 है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है तो यहाँ से यहाँ ऊपर 9 होगा, छोटा त्रिभुज की ऊंचाई। तो साथियों एक बात, संगत भुजा, अगर ये रंगा हुआ त्रिभुज लोगे, छोटका त्रिभुज में रंगे हुए एंगल के सामने आर है, तो बड़े त्रिभुज में रंगे हुए एंगल के सामने क्या है, बट्टा में 6, ये संगत भुजा की अनुपात हो गया, बराबर। अगर छोटे त्रिभुज में थीटा लोगे तो इसके संगत भुजा कितना है, 9, तो बड़े त्रिभुज में अगर थीटा लोगे तो संगत भुजा कितना है, 9 और 3 12 है, ये हो गया 6 दूनी 12, तो आर हो जाएगा, इसको काटो, 6 दूनी 12, सॉरी 2, तो सर जी आर हो जाएगा 9/2, 9/2 का मतलब 4.5। तो जो आपकी पूछा गया है अर्ध व्यास होगा 4.5। लगा के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग कब होता है, जब विवेचक हमारा 0, डी इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर -4ac बराबर में 0 हो जाए। तो याद रखना है पूर्ण वर्ग का मतलब होता है क्या, तो मूल बराबर होना। तो ये पूर्ण वर्ग कब होगा, जब डी इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब बी स्क्वायर -4ac की मान 0 हो जाए। तब बी स्क्वायर कितना है बच्चे, तो के 2k प्लस में 4 का स्क्वायर -4a का मतलब 4 माइनस में k, और इंटू बी कितना है, सी कितना है, तो 8k
प्लस 1 बराबर 0। एक बात आप मुझे बताएंगे, इसकी स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लो, तो 2 की स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ से केवल k प्लस में 2 बचा, इसकी होल स्क्वायर, और ये भी 4 बचा, इसकी गुना कर दो, यह हो जाएगा 8 चौके 32 के 4, इसको गुना करोगे माइनस में 8k स्क्वायर माइनस में k बराबर 0। दोनों जगह 4 है, कॉमन लेके उधर भेज दो, 0 हो जाएगा। ये a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 के 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा। ये 4 चला गया बाहर, इसको इससे भी कॉमन लेके 0 के उधर भाग दे दिए तो 0 हो गया। यहाँ से सिंपल सी बचा 32 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 31 के, इस माइनस के कारण माइनस होते चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 8k स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 4 बराबर में 0। इससे ये समाप्त हो गया, इससे ये समाप्त हो गया। अब आप मुझे बताएंगे k स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, तो 9k होगा, 9k स्क्वायर, और इसमें से ये जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 27k बराबर में 0। यहाँ से अगर 9k कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, तो k माइनस में 3 बराबर में 0। ये 0 कब, ये दो संख्या गुना करने पे 0 कब होगा, जब यह तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो सर 9k बराबर में 0 मतलब k की मान 0, या k बराबर में k माइनस 3 बराबर 0 तो k की मान 3, या तो k की मान 3 होगा, तो k की मान पूछा था, k की मान क्या होगा 3। बोला गया है एक नियमित n-1 भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोण तथा एक नियमित n+2 भुजा वाले बहुभुज की बाह्य कोण के बीच का अंतर 6 डिग्री है, तो n की मान ज्ञात करें। किसकी मान ज्ञात करना है, n की मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, बोला गया एक नियमित n-1 भुजा वाले बहुभुजों के बाह्य कोण तथा एक नियमित n+2 भुजा वाले बहुभुज की बाह्य कोण के बीच का अंतर कितना है, ये। तो बाह्य कोण की प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360/n, 360/n होता है। तो एक बहुभुज है जिसकी भुजा है n-1, तो हो जाएगा इसकी 360/n, n के जगह पे n-1 है। दूसरा है 360/n+2, और ये दोनों की अंतर बोला गया 6 डिग्री है। कितना है, 6 डिग्री है। साथियों यहाँ से 360 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो n+2 इधर जाएगा n-1 और नीचे में क्या हो जाएगा बच्चे, तो n-1 इंटू में n+2 बराबर में 6, 6 6 के 36, 360। इसको इधर भेजेंगे, ये कटा है तो ये एक बार में ये इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60, ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ये 3 होगा। इसको गुना करेंगे n² प्लस में ये क्या होगा 2n, ये होगा माइनस में n, ये क्या होगा माइनस में 2, ये होगा 6 18। उधर लेके जाओगे तो n² प्लस में 2 में से 1 जाएगा तो प्लस में n होगा, ये 6 18, 180 माइनस में 2 तो 182 बराबर में 0। ये क्या हो जाएगा सर जी, तो ये हो जाएगा 14 गुना माइनस 13, 14 42, ये ठीक है। 14 गुना 42 करोगे, 14 में से 3 जाएगा तो n, ये सही है, फैक्टर बन गया। तो n की मान बराबर के उधर लेके जाओगे तो -14, ये प्लस वाला है तो माइनस वाला हो जाएगा, -13 है तो ये +13 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, n की मान निकालना है तो भुजा की संख्या नेगेटिव नहीं होगा, तो 14 तो -14 नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा 13, जो कि हमारे आंसर में नहीं है, हमारे आंसर में नहीं है। 13 होगा बच्चे, नेगेटिव वाली मान नहीं होता है, भुजा की संख्या नेगेटिव में नहीं लेना है, n की ऋणात्मक मान नहीं लेना है। लगा यदि दो बीजगणितीय व्यंजक x तथा y के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक a तथा b हो तो a प्लस बी बराबर में x प्लस वाई हो तो a³ प्लस b³ की मान होगा यही सब। अगर ये दोनों महत्तम समावर्तक है, ये इसके बराबर में है तो इसका क्यूब करोगे तो ये भी क्यूब के बराबर होगा। कैसे सर बता रहे हैं, आप जानते हैं
कि अगर लघुत्तम समावर्तक ए और महत्तम समावर्तक बी है, या तो बी और ए कुछ भी रहे, आप समझिए कि पहली नंबर गुना दूसरी नंबर बराबर में एलसीएम इनटू एचसीएफ गुना में इनटू एचसीएफ। आप जानते हैं पहली नंबर x है, दूसरी नंबर y है, एलसीएम कितना होगा बच्चे a, और एचसीएफ एलसीएम कितना है तो b, और एचसीएफ कितना है a। तो मतलब कहने का मतलब x गुना y का मतलब a इंटू बी ही होगा, a इंटू बी होगा। आगे बोला गया है a प्लस बी बराबर में x प्लस वाई। ठीक है बच्चे, अब देखोगे दोनों साइड इसका क्यूब कर दीजिए। अगर क्यूब निकालना है, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना, तो इसकी फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होगा। तो a प्लस बी की मान कितना है x प्लस वाई की होल क्यूब, ए बी की मान कितना है तो एक्स वाई, और a प्लस बी की मान x प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की बराबर होगा। तो इसी की मान पूछा था, तो जिसकी मान हो जाएगा ये b होगा। आगे बोला गया है ए बी एक वृत्त का व्यास है, जो कि बोला गया है ए बी सी डी के भीतर एक चक्रीय चतुर्भुज है, एंगल ए सी डी 40 डिग्री है। तो बोला गया है बी ए डी की माप ज्ञात करना है। एक वृत्त है और एक वृत्त के ए बी बोला गया है व्यास है, ए बी क्या है तो व्यास है, ये व्यास है, चक्रीय चतुर्भुज है, बना देते हैं। चक्रीय चतुर्भुज हो गया। बोला गया है ए बी व्यास है, ए बी व्यास है, ए बी सी डी बच्चे बोला गया चक्रीय चतुर्भुज, बोला गया ए सी डी बोला ए सी डी, ये एंगल कितना है 40 डिग्री है। आप जानते हैं कोई भी सर्किल पे ये अगर व्यास हो और सरकमफ्रेंस पे कहीं भी टच करे तो ये 90 डिग्री होता है। ये इससे यहाँ पे टच कर रहा था, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। और बोला गया है एंगल बी ए डी, ये पूरा एंगल, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज का अपोजिट एंगलों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों जोड़ रहे थे 130 पूर रहा है, ये दोनों जोड़ रहे थे 130 पूरा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि 180 हो जाता, ये 50 होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का जो विपरीत एंगलों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये बताना है बच्चे इसकी मान x की मान क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होता आप समझिए, ये x है, x की पावर कुछ नहीं था 1 है, और रूट का मतलब होता है 1/2 पावर होता है इनटू, इसका मतलब होता है बराबर है x है और x की पावर 1/2 है, ये x हो गया। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे x की पावर ये हो गया 3/2, बराबर में इसको जोड़ेंगे x, इसके पावर कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि अगर a पर पावर m इंटू a पर पावर n दोनों का बेस समान रहता तो पावर जुड़ जाता है m प्लस n। ये दोनों की बेस समान था, एक बेस लिए और 1 प्लस 1/2 जोड़ दिया तो 3/2 हो गया। ये दोनों की बेस समान है, ये दोनों जोड़ देंगे 3/2 होगा। बाहर में पावर x है, बाहर में क्या, ये बाहर की पावर इसमें गुना हो जाएगा, ये होगा। अगर दोनों की बेस अगर समान हो तो याद रखेंगे बेस हट जाता है, पावर इक्वल हो जाता है, पावर m और n हो जाएगा। यहाँ पे x है, x की पावर ये है और x की पावर ये है, ये दोनों की बेस समान है तो पावर इक्वल हो जाएगा। पावर इसका ये है और इसका पावर ये है, दोनों इक्वल हो जाएगा। x की पावर 3/2 बराबर में ये हो जाएगा 3x/2। ये 3x जो था इधर भाग दे दीजिए तो इसको हो जाएगा, क्या होगा सर जी x की पावर 3/2 पर पावर क्या होगा बट्टा में x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा
3/2, ये x इस और चला गया, इसको इसमें से भाग कुछ नहीं, पावर में है 1 है। आप जानते दोनों का बेस समान रहे तो भाग में रहे तो पावर घट जाता है। इसमें से अगर ये घटाएंगे 3/2 माइनस 1 करेंगे, ये 3/2 होगा, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा x की पावर 1/2 बराबर में 3/2। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो x बराबर में 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4, x की मान हो जाएगा 9/4। क्या बच्चे बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताओगे। आगे बोलता है एक वर्ग और एक समचतुर्भुज के आधार समान है और समांतर चतुर्भुज 30 डिग्री पर झुका हुआ है, तो ज्ञात करें कि वर्ग और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है, ये वर्ग है। अब देखिए एक हम आपको वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग है और एक ये मानिए समांतर चतुर्भुज है। ये बोला गया है अपने आधार से 30 डिग्री झुका हुआ है। कितना डिग्री झुका हुआ है? 30 डिग्री झुका हुआ है। बच्चे आप समझने के प्रयास करेंगे, यहां से यहां तक ये समांतर चतुर्भुज की हमारा ऊंचाई होगा, ये हमारा क्या होगा? ऊंचाई होगा, ये h होगा। ये अगर मानिए ये अगर आधार दोनों का सेम है, वर्ग की भुजा a, तो समांतर चतुर्भुज सभी भुजा क्या होगा? a होगा। इस बात को आप जानते हैं। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज अगर है, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होता है, तो सम चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ये भी सम चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज आप ये भी कर सकते हैं। सम चतुर्भुज है, रोम्बर्स है, आप इसकी क्षेत्रफल आप ये भी कर सकते हैं आधार गुना ऊंचाई। अगर आधार दिया रहे और ऊंचाई दिया रहे तो आप आधार गुना ऊंचाई से भी निकाल सकते हो। सर जी ये आधार तो ऊंचाई तो दिया थोड़ी है, एच मान लिए हम, तो सर जी आप इसमें साइन थीटा लगा दीजिए। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है p/h, तो h बाय कितना हो जाएगा? a। साइन 30 की मान होता है 1/2 h/a। ये h की मतलब ऊंचाई का मतलब हो गया a/2, a/2 ऊंचाई हो गया 1/2। अब वर्ग की अनुपात, वर्ग और पूछा गया सम चतुर्भुज, एरिया के अनुपात पूछा है, एरिया। तो वर्ग की एरिया होता है भुजा स्क्वायर, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार, आधार कितना है? a, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? h, और h की मान कितना है? h की मान आया है a/2। तो a इंटू a स्क्वायर से a स्क्वायर अनुपात में कट जाएगा, नीचे आया 1 और ये आया 1/2, ये इधर चला जाएगा, तो क्या होगा? 2:1। आंसर होगा 2:1। लगा है एक बैग में 4, 5, 8 के अनुपात में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के सिक्के हैं। कितना है? 1 रुपया है, 2 रुपया है और 5 रुपया का सिक्का है। इसके अनुपात 4 है, इसके अनुपात 5 है, इसके अनुपात 8 है। इसके मूल्य कितने होंगे? 1 रुपये का 4 सिक्का 4 बनेगा, 4 रुपया, 2 रुपये का 5 सिक्का 10 बनेगा, 5 रुपये का 8 सिक्का 8 पंचे 40 बनेगा। मेरे प्यारे साथियों तो टोटल कितना बन गया? टोटल बन गया 10, कितना हो जाएगा? 40 और 10 50 और 54 बन गया। और क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 432 है, 432 है। तो एक की मान हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 होगा। तो बोला गया है तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या बताइए। 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है? 5, 5 की मान हो जाएगा 8 पंचे 40। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। लगा है 60 रुपया प्रति केजी की लागत वाले कितने केजी चावल को 42 रुपया प्रति केजी वाले 24 केजी चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि 56 रुपया पर केजी से बेचने पर 12% का लाभ हो। 60 रुपया पर केजी का चावल है कुछ,
आपका 24 केजी जो है 42 रुपया प्रति केजी चावल है, और ये दोनों को मिलाकर अगर 56 रुपया पे बेचते हो तो 12% का लाभ होता है। बच्चे ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो ये भी क्रय मूल्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एलिगेशन समान अवस्था में लगाया जाता है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो सर 12% का मतलब होता है 12% का फ्रैक्शन मान 3/25, 25 की वस्तु पे 3 के लाभ, तो सीपी हो जाएगा कितना? 25 में 3 के लाभ करोगे 28/25 में आप वस्तु बेचे हैं। और क्वेश्चन का सर कितना में बेच रहे हैं? 56 में। 28 दूनी 56, ये सीपी हो जाएगा यहाँ से 50 रुपया। तो सीपी निकल गया 50, तो यहाँ पे आप रखेंगे 50। सर इसको घटाएंगे तो ये 8 होगा, इसको घटाएंगे तो ये 10 होगा। सर जी इसको काटेंगे तो 4:5 हुआ। तो ये 42 रुपये पर केजी वाला चावल हमारे पास 5 आया है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है? तो 24 है। तो 5 यूनिट की मान हो जाएगा 24। 1 यूनिट की मान होगा, अगर इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा इतना। तो 4 यूनिट की मान, क्योंकि आपको 60 रुपये पर केजी वाला निकाला था, कितना? 4 की मान हो जाएगा 8 चौके 32, 4 चौके 16, 16 3 19, 19.2 केजी सी होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। बोला यदि मशीन ए और बी क्रमशः 3 घंटे 8 घंटे 800 यूनिट उत्पन्न कर सकती है, तो मशीन ए और बी इन नियतों, बोला गया है इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 800 यूनिट उत्पन्न कर सकती है? तो कोई यहाँ पे टोटल वर्क मान लेंगे। मशीन ए से अगर काम करवाओगे तो 3 घंटा में कोई काम करेगा, बी से करवाओगे तो 8 घंटा में करेगा। टोटल वर्क कितना हो गया? सर जी यहाँ से देख रहे हो 8 और 3 की एलसीएम 24। तो अगर 3 घंटा में 24 काम, तो 1 घंटा में कितना करेगा? ये 8 करेगा। ये 1 घंटा में कितना करेगा? सर जी 1 घंटा में ये, देखो सिंपल सी बात समझो, कुछ नहीं। ए और बी किसी काम करने के लिए समय, ये 3 घंटा लेता है, ये 8 घंटा लेता है। समय, समय का उल्टा होता है क्षमता। इसको उलट दोगे, ये 8 और ये 3, ये 1 घंटा में 8 काम करेगा, ये 1 घंटा में 3 काम करेगा। टोटल 800 काम है, तो ये 1 घंटा में 8 3 11 के हिसाब से काम करेगा, इतना घंटा में काम पूरा कर देगा। बोला 800 यूनिट उत्पन्न करने कितने घंटे का समय लगेगा? यही पूछा है ना। ये एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे मत अपना इस ऐसे करवाओगे तो गलत हो। अभी जो हम पहले बना रहे थे वैसे ही बनाओ, टोटल वर्क मानो। यहाँ से ए 3 घंटे में, बी 8 घंटे में, अपना वर्क मानो, टोटल वर्क 24 मानो। ये 3 घंटे में 8 24, तो 1 घंटे में 8, ये 1 घंटे में 3। तो एक बात आप मुझे बताओ, टोटल काम कितना है? 24। तो ये दोनों मिल के अगर करता है तो 1 घंटे में 8 3 11 काम करता है। तो 24 काम करने में 24/11 घंटा लगेगा। 24 काम है, टोटल काम करने में 24/11 घंटा लगेगा, लेकिन काम है कितना? तो सर जी 800 काम है, तो 800 यूनिट काम हो गया। ये लोग 24 काम करने में 11 अगर 24 काम करने में 24/11 घंटा लेता है, तो एक काम करने में ये सब, ये तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ी है क्या जी? अब इसको इससे कोई कंपेरी, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो झूठे फंसा रहा है। एक आंसर हो जाएगा। हाँ, इससे कोई मतलब ही नहीं है। यही होगा सर, पहले जो कर रहे थे वही सही है। हाँ यही होगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि 800 ऊपर भी काम हो रहा है, 800 नीचे भी हो रहा है, तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया है ना। उसी दर से करना है, तो ये हो जाएगा आपका। लगा जूली और सोमा एक ही स्थान से आरंभ करते हुए विपरीत दिशाओं में चलते हुए जूली सोमा से 4 किलोमीटर पर घंटा तेज चलती है। 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से 40 किलोमीटर दूर पाते हैं। तो बोला जाता है बच्चे कि एक बात आप मुझे प्रत्येक की चाल ज्ञात करें। बोला गया है जूली और सोमा एक ही स्थान से चलती विपरीत दिशा में। लगा जूली सोमा से 4 किलोमीटर तेज चलती है। जूली
सोमा से x है तो जूली का हो जाएगा x+4। विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल जुड़ जाएगा, दोनों के चाल जोड़ोगे तो 2x+4। तो दूरी बराबर में होता चाल गुना समय। इस चाल से 4 घंटा तक चलते रही, कितना दूर पहुंच गए 40 किलोमीटर। इसको काटेंगे 10 होगा, तो 2x4 जाके घट जाएगा 6 होगा। x की मान कितना होगा 3, तो x की मान 3, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जूली का 7 होगा तो सोमा का 3 होगा। आंसर हो जाएगा ए। बोला गया 880 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे? वे अगली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? मुझे बताएंगे अगली बार वो कितने समय के बाद मिलेंगे? सारे बच्चे बताएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वृत्ताकार है और ये 800 मीटर की दौड़, 840 मीटर की दौड़ है, 840 मीटर की, 840 मीटर की। और ये भी इधर दौड़ रहा है, सेम दिशा में दोनों दौड़ रहा है। तो सबसे पहले बताओ ए को पूरा दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो सर जी समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। चाल ये है, तो ये हो जाएगा 14 छक 84, 140 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 140 सेकंड लगेगा। ठीक है बच्चे, तो 140 सेकंड इसे लगा पहला आदमी को, ए को। बी का समय कितना लगेगा? तो 840 मीटर की दौड़ है, 840 मीटर की दौड़ है। अब समझिए बी का समय निकाला रहेगा, समय बराबर में दूरी बटा चाल, 12 से भाग देंगे, 12 84, 70 हो गया। इतना सेकंड हुआ और ये इतना सेकंड में पूरा ए जो है 140 सेकंड में पूरा दौड़ पूरा कर लेता है और बी जो है 70 सेकंड में पूरा दौड़ पूरा कर लेता है। तो ये कितने समय के बाद ये लोग अगली बार वो एक साथ मिलेंगे? ऐसे क्वेश्चन में आप जानते हैं ये लोग का एलसीएम निकालते हैं, 140 और 170 का, तो सीधा 70 का ये दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 140 सेकंड होगा। आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 3:1 है। तो धारा के अनुकूल इतना किलोमीटर की दूरी तय करने से कितना समय लगेगा? देखोगे ये नाव की गति 3x है, धारा की गति x है। तो बोला जाता है अनुकूल में मतलब होता है धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगा। ये कितना होगा? तो 4x हो जाएगा। और अनुकूल में मतलब धारा के साथ नाव की चाल दोनों जुड़ जाएगा, धारा के साथ साथ चलेगा। 56 किलोमीटर की दूरी गया 3.5 घंटा में, तो इसकी चाल हो जाएगा दूरी बटा समय। ये चाल है और दूरी हो गया 56 और समय ये हो गया। ये भी चाल अनुकूल में, ये भी चाल, दोनों बराबर होगा। इसको उड़ाएंगे ऊपर 10 होगा, 5 से काटेंगे 7, ये 2 होगा, ये 8 7 56, 8 दूनी 16, ये 4 से काटेंगे 2, 2 दूनी 4, x की मान आ गया 4। x की मान 4 हो गया तो रियली में नाव की चाल हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा धारा की चाल 4 हो जाएगा। बोला गया है इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अनुकूल में ही जाना है तो x + y में ही जाना है। तो सर जी समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? तो इतना है। और चाल कितना होगा? तो सर जी 12 आ गया नाव की चाल और धारा की चाल आ गया 4, 16। तो 16 किलोमीटर पर घंटा से जाएगा, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 2 होगा और यहाँ से 32 हो जाएगा तो 9 उतरेगा, 16 छक 96, 16 पंचे 16 छक 96, तो 2.6 होगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन आई, एक बच्चे कह रहे ग्रुप डी का क्वेश्चन कराइए। बोला गया है एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी के छात्र का अनुपात बोला गया 4:7 है। एक परीक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्र के औसत प्रतिशत अंक 65% 65 और 63 है। कक्षा के कुल औसत प्रतिशत क्या होगा? साथियों एक बात बताओगे, संख्या दिया गया है ग्रामीण में 4 लड़का पढ़ता है तो शहर में 7 लड़का पढ़ता है। ग्रामीण के छात्रों का प्रतिशत 65 है तो शहर के छात्रों की 63 है। तो फिर से दोनों मिला के औसत पूछा, कुल औसत पूछा। औसत होता है योग बटा संख्या, ये दोनों की गुना करोगे तो टोटल योग होगा। 4 पंचे 20, 6 चौके 24, 24 और 2 कितना होगा 26। तो टोटल ये ग्रामीण वाले जो अंक लाए हैं 260, शहरी वाले कितने लाए हैं 7 या 21। औसत गुना, ये औसत है
और ये संख्या है। आप जानते हैं योग बराबर में होता है औसत गुना संख्या, ये दोनों गुना के ये आया 4 पंचे 20 6 चौके 24, और ये 7 या 21 6 7 42, 42 और 2 कितना होगा 44, ये हो गया। अब बट्टा में संख्या 7 4 11, अब ये करेंगे ये 1 होगा 6 4 10, 6 4 10, 4 2 6 1 7, 11 से भाग देंगे, टोटल कितना हो जाएगा सर जी, हो जाएगा इसको भाग अगर दिए हम तो सर 6 होगा, ठीक है 6 हो जाएगा 4 3, तो लगभग में आपका हमारा आंसर हो जाएगा 63.7। आगे बोला जाता है 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 42 वस्तु का जो है अंकित मूल्य एमपी बराबर है 70 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। 14 तिया 42, 14 पंचे 70, ये एमपी बट्टा में सीपी इधर आएगा, तो ये एमपी हो जाएगा 5 और सीपी इधर से आएगा 3 हो जाएगा। आगे बोला गया है एमपी 5 अनुपात आया, सीपी 3 अनुपात आया। इधर से बोला गया 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तु के एसपी 21 वस्तु के एमपी के बराबर है। इधर से काटेंगे, ये कटेगा नहीं कटेगा, इसको इधर लाइए एसपी और इधर एमपी, ये 21 होगा और ये 25 होगा, मतलब वस्तु को यहां से वस्तु का अंकित मूल्य 25 है और एसपी 21 है, तो अगर ये दोनों की अनुपात निकाले सीपी अनुपात एसपी अनुपात में एमपी, यहां से एमपी 25 है और यहां से एमपी 5 है, गलत बात है, इसको भी 25 बनाना चाहिए, 5 से ऊपर नीचे गुना कर दो तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 तो ये 15, मतलब वस्तु खरीदे हैं 15 में, बेच कितना में रहे 21 में, और अंकित मूल्य कितना है 25 है, ये हो गया। मतलब लाभ कितना हुआ 15 में खरीदे 21 में बेचे, कितने के लाभ हो गया सर 6 का लाभ, कहां से 15 से, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, 2 से काटेंगे ये 3 होगा, 2 से 3 से काटेंगे 2 होगा, ये 5 होगा, 5 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40, 40% का लाभ हुआ। आंसर क्या होगा ए। लगा 7,000 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 2 साल में साधारण ब्याज अर्जित और 5,000 पे 5% वार्षिक दर से 14 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज बराबर है, बोला आर का प्रतिशत क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय और दर को गुना करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे सर जी, 7,000 गुना में 2R% बराबर, यहाँ पे कितना है 5,000 गुना में 14 पंचे 70%, इसकी साधारण ब्याज, इसकी साधारण ब्याज, समय और दर को गुना करेंगे साधारण ब्याज निकल जाता है। इस बात को याद रखें, किसका तो मूलधन का, सर परसेंट से परसेंट कट गया, 000 से 000 कट गया, सर 7 से काटेंगे ये 10 बार में, ये 2 से काटेंगे 5, 5 25, आर की मान आ जाएगा 25%। आंसर क्या होगा सी। बोला गया ऐसी दो संख्या जिनमें पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुनी है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 120 है तो इन दोनों की संख्या का औसत ज्ञात करें। बोला गया है ऐसी दो संख्या जिनमें पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है, पहली संख्या ए का 1 दूसरी संख्या का 5 गुना के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना के बराबर 5b, पहली संख्या a मानो दूसरी संख्या b मानो और b को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 5/1, मतलब अगर a की मान 5 तो b की मान क्या होगा 1 होगा। तो इन दोनों की अंतर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 120 है, अंतर की तुलना अंतर से 1 की मान 30 हो जाएगा। बोला गया संख्या के औसत बताइए, तो पहली संख्या तो निकालिए, 1 की मान 30 तो 5 की मान 5 दिए 15, 150, 1 की मान 30, तो सर ये दोनों की औसत निकालोगे तो योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है 150 प्लस में 30 बटा में 2 संख्या कितना होगा 180/2, 90 होगा। आंसर क्या हो जाएगा ए। बोला गया है इसमें एक संबंध होता है माध्यमातिका बहुलक में, तो बहुलक बराबर में याद रखेंगे होता है 3 गुना माध्यिका
माइनस में 2 गुना माद होता है, 2 गुना माद होता है। इसको उठा के इधर ले आइए, बहुलक को उठा के उधर ले जाइए, तो जैसे लेके जाएंगे तो ये 2 गुना क्या होगा माद बराबर में 3 गुना माध्यिका माइनस में बहुलक। आप इसको 2 से भाग दे दीजिए तो माद की बराबर में हो जाएगा, माद बराबर में हो जाएगा 1/2 3 गुना माध्यिका माइनस में बहुलक। ये होता है, देखिए तो किस फार्मूला में है, सरी बट्टा में 2 है, यही पहला में ही हो जाएगा, पहला में ही है बच्चे। आगे बोला गया काले रंग के राजाओं और रानियों को 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से निकाला जाता है, शेष अच्छी तरह फेंट दिया जाता है काट को, उसमें से एक काट निकाला जाता है जो कि हुकुम कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करे। बच्चे सबसे पहले समझिए, ताश के 52 पत्ते होते हैं, इसमें से 26 आपका रेड होता है, इसमें 2 रंग का होता है, 26 ब्लैक और रेड दोनों बराबर होते हैं, मतलब 26 ब्लैक 26 रेड, 26 रेड 26 ब्लैक। और इस 26 को भी 2-2 भागों में बांटा गया है, 13-13, ठीक है, इसको भी 2-2 भागों में बांटा गया। इसकी नाम होता है, इसकी नाम क्या क्या होता है बच्चे, एक बात बताओगे, इसमें होता है एक पान और एक होता है ईट जिसको डायमंड बोलते हैं, इसको हर्ट बोलते हैं, और एक इसमें होता है हुकुम, और एक होता है स्पीड चिड़ी, ठीक है, याद रखेंगे बच्चे, ठीक है, ये सही है। एक होता है स्पीड्स, एक होता है क्यूब्स, चिड़ी जिसको बोलते हैं क्यूब्स, ठीक है, इसको इसको डायमंड बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं, सब 13-13 होता है। और राजा रानी बादशाह ये सब क्या होता है बच्चे, सुनोगे, राजा रानी बादशाह ये सब तीनों होता है फेस कार्ड, और सभी में एक एक फेस कार्ड होते हैं, 1 2 3 4, मतलब एक फेस कार्ड 4 पर होता है। तो एक, अब यहां आके हमसे पूछ रहे हो, गजब हाल है, तो सुनोगे, एक फेस कार्ड, सभी में फेस कार्ड होते हैं, रानी का भी होगा, राजा का भी होगा, बादशाह का भी होगा, सभी का फेस कार्ड 4 या 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। कितने फेस कार्ड होते हैं, 12। तो मुझे तो लाल लेना ही नहीं है, लाल को मारो गोली। बोला गया है कि काले रंग में से राजा और रानी, तो यहां भी रानी होगा, यहां भी होगा, यहां भी राजा होगा, यहां भी होगा, तो 1 1 2 2 2 4, 4 पत्ते निकल गए, 52 में से 4 पत्ते बोला निकाल दिया गया है, तो निकाला गया, बचा कितना 48, और इसी 48 पत्ते को पूरा फेंटा गया, और फेंटने के बाद बोला गया हुकुम से भी 2 पत्ता निकाला तो 11 बचा, इसमें से भी 2 पत्ता निकाला तो ये भी 11 बचा। बोला गया हुकुम कार्ड प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगा, तो प्रोबेबिलिटी बोला गया, तो हुकुम अब बचा कितना, इसमें से राजा रानी 1 1 2 निकल गया, तो 11 काट में से कोई भी काट हो सकता है, कितने में 48 में, तो 11/48 आंसर क्या होगा, सी। गुरुजी आप रैंक कार्ड के में मतलब नहीं समझे आपका बात। लगा बॉबी की आयु 6 गुना और बिल की, बोला गया है बिल की आयु के 5 गुने का योग 43 है। बॉबी, बॉबी 6B और बिल, ए भाई बिल को मानो, बोला बिल की आयु की भी मानो कितना है 43 है। आगे बोला गया बॉबी की आयु के 5 गुना, बॉबी की आयु की 5 गुना और विल की आयु की 5 गुने 5B बराबर में दोनों की योग। 2 समीकरण बन गए, जो बोला गया वही, इसमें से इसको घटा दीजिए, माइनस माइनस ये कट जाएगा, माइनस ये होगा 6B में से B जाएगा, तो बॉबी का उम्र हो जाएगा 3। तो बॉबी का उम्र अगर 3 हुआ तो 6 3 18 43, कहीं भी रख दीजिए, यहीं पे रखेंगे, 5 3 15, 40 में से 15 अगर जाएगा, तो अगर समीकरण 2 में रखते हैं 5 3 15, तो 5B बराबर में 15 अगर घटेगा तो 5 हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 25, तो V की मान हो जाएगा 5। तो सर जी किसका, बॉबी का पूछा, तो बॉबी का 3 वर्ष, का है 3,
बॉबी का पूछा है, बॉबी का 3 पूछा है, इसका कोई जरूरत नहीं है, बी का ही पूछा था। आगे बोला गया है इडली बनाने हेतु चावल और उड़द दाल के एक मिश्रण में 2 हिस्स चावल 1 हिस्स उड़द दाल है। मतलब चावल और दाल की बात बोला गया है, तो 2 हिस्स चावल तो 1 हिस्स दाल है, 1 हिस्स 2 हिस्स चावल मतलब 2 चावल लोगे तो 1 हिस्स मतलब 1 दाल लेना पड़ेगा। मिश्रण है तो बोला गया है चावल और उड़द दाल की मात्रा क्रमशः प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में पहले चावल की मात्रा बताओगे 2, कितना में से 3 में से, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। चावल की प्रतिशत हो गया 66.2/3%, ये चावल का हुआ। और दाल की प्रतिशत अगर निकालोगे तो दाल कितना है 1, कितना में से, तो टोटल 3 में से प्रतिशत निकालोगे तो 1/3 का मतलब होता है 33.1/3%। 66 सही, 2/3 और 33.1/3, आंसर हो जाएगा सी। लगा यदि 2 वृत्तों की त्रिज्या अगर इतना दिया गया है, बोला अनुपृष्ठ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 है तो दोनों के केंद्र के बीच का दूरी क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों अब ये बताएंगे, कुछ नहीं करना है, ये कोई सर्किल है, आप जानते 2 बात बताए थे, ये होता है क्या होता है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये होता स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। इसकी फार्मूला होता है √अंडर में d² माइनस में r1 प्लस में r बड़ी r प्लस में छोटी r का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का होता है d मतलब होता है डिस्टेंस, ये दोनों केंद्र के बीच की दूरी, d² माइनस में r माइनस में छोटी r का होल स्क्वायर। सर यही पूछा है, तो इसकी लंबाई कितना दिया गया 6 दिया गया, उभयनिष्ठ इसी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछा 6 बराबर में √अंडर में d² माइनस में ये दोनों त्रिज्या को जोड़ोगे 3.5 और 4.5 कितना हो जाएगा 3.5 और 3.5 4 4 8 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, दोनों और होल स्क्वायर करोगे 36 बराबर में d² माइनस 64, ये हो जाएगा इधर जाके जोड़ेगा d² की मान हो जाएगा 6 4 10 100, तो d की मान हो जाएगा 10, तो दोनों उभयनिष्ठ कितना हो जाएगा 10। आगे बोला गया एक गोला तथा एक शंकु के आधार बोला गया आयतन बराबर है, यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की आधी है तो शंकु और गोले की वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा। साथियों एक बात बताओ, गोले की आयतन बोला गया है गोला का आयतन बराबर में शंकु की आयतन, शंकु की आयतन, और शंकु की आयतन की अगर त्रिज्या है हमारा r, शंकु की अगर शंकु की त्रिज्या अगर r है तो इसकी ऊंचाई इसकी आधा होगा, तो गोले की आयतन 4/3 पाई r³ मानिए, ये शंकु की आयतन 1/3 पाई r² h, h हमारा कितना है r/2, पाई से पाई समाप्त, इससे ये खत्म, r इंटू r r² हो जाएगा, ये r³ और नीचे में r इंटू r पे पावर 1 क्या हो जाएगा r³, ये इधर आ गया बट्टा में और यहाँ 2 था बट्टा में, ये 4 ऊपर से जाएगा नीचे तो ये होगा 4 दूनी 8 नीचे में, इसकी क्यूब रूट करोगे तो ये r होगा r इंटू r, ये 1 2, तो ये चीजें हो चुका है। ये गोले की त्रिज्या हुआ, ये शंकु की त्रिज्या हुआ, तो शंकु की त्रिज्या में याद रखना है कि शंकु की त्रिज्या अगर 2 है तो ऊंचाई इसकी 1 होगा क्योंकि इसकी आधी है, तो स्लांट हाइट कितना होगा r² प्लस h² 5 हो जाएगा। पूछा गया दोनों की कर्व सरफेस एरिया बताओ, शंकु तथा गोला का, इसका किसका शंकु तथा गोला का, शंकु का होता है पाई r, r कितना है 2 और l कितना है तो √5, और गोला का होगा 4 पाई r², r कितना है 1 की स्क्वायर। सर जी अब कटेगा, सर जी पाई से पाई कट गया, इससे काटोगे 2, आंसर होगा √5:2, √5:2, आंसर क्या होगा सी। आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। ग्रुप डी का भी क्वेश्चन करवाइए सर यूट्यूब पे, ठीक है देखते हैं फाउंडेशन